ये कहानी है एंडी की। एंडी जो एक बहुत बड़े बैंक का बैंकर होता है, उसके ऊपर उसके पत्नी और उसके लवर के खून करने का इल्ज़ाम होता है और इसलिए उसको 2 उम्र कैद की सज़ा मिलती है क्योंकि जज को लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल आदमी है। एंडी बार बार बोलता है कि उसने ये खून नहीं किया है, लेकिन किसी को यकीन नहीं होता है। एंडी के पास भी कोई सबूत नहीं था और जिस वजह से उसको जेल जाना पड़ा। एंडी जिस जेल में जाता है उस जेल का नाम होता है शॉशैंक रिडेम्पशन। इस जेल से आज तक कोई नहीं भाग पाया। यहाँ के कायदे कानून बहुत ही ज़्यादा सख्त होते हैं। अगर कोई भागने की कोशिश करता है या फिर कोई नियम भी तोड़ देता है तो उसको बहुत ज़्यादा मारा जाता है। इतना मारा जाता है कि कभी कभार तो कुछ कैदियों की मौत तक हो जाती है या फिर वो एकदम से चलने फिरने लायक भी नहीं होते हैं। एंडी को यहाँ भेजा जाता है। जब एंडी यहाँ शुरुआत में आता है, एक गाड़ी में भरकर बहुत सारे कैदी आते हैं, तो जो पुराने कैदी होते हैं वो शर्त लगाते हैं कि आज कौन पहली बार रोएगा, क्योंकि कैदी जब पहली बार उस जेल में आते हैं तो कुछ कैदी रोने लगते हैं, जिस वजह से सिगरेट्स की शर्त लगती है। और रेड नाम का एक आदमी होता है जो एंडी पे शर्त लगाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बहुत ही अमीर खानदान का कोई बिगड़ा हुआ लड़का होगा जिसने कोई कानून तोड़ा होगा, जुर्म किया होगा, इसलिए कहता है ये रो देगा। लेकिन एंडी उस रात नहीं रोता है, कोई और रो देता है और उसको इतनी मार पड़ती है कि उसकी जान तक चली जाती है। खैर, एंडी तो नहीं रोता है और एंडी पे जिसने शर्त लगाई होती है उसका नाम होता है रेड। रेड को बड़ा अफसोस होता है कि एंडी की वजह से वो सिगरेट्स की शर्त हार गया। यहाँ पे एंडी को बाकी दूसरे जो भी कैदी हैं वो एंडी को काफ़ी ज़्यादा घमंडी टाइप का समझते थे क्योंकि एंडी किसी से बात नहीं करता था, हमेशा अलग रहता था। रेड भी उसे घमंडी ही सोचता था। लेकिन जेल में रहने के पूरे 2 महीने बाद एंडी पहली बार रेड से बात करने आता है और बोलता है कि मुझे एक हथौड़ी चाहिए। तो रेड पूछता है कि क्या करोगे तुम उस हथौड़ी का, क्या तुम्हें सुरंग बनानी है या फिर किसी का कत्ल करना है। तो एंडी बोलता है कि जब तुम उस हथौड़ी को देखोगे तुम खुद ही समझ जाओगे, वो 6-7 इंच लंबी हथौड़ी है, मैं सिर्फ पत्थर तराशना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ काम नहीं है इसलिए मैं ये काम करना चाहता हूँ। यहाँ पे वो रेड से इसलिए मांगता है क्योंकि रेड को उस जेल का जिन माना जाता था। रेड से कुछ भी मांगो वो बाहर से मंगवा सकता था, इसीलिए जो कुछ भी मुमकिन था रेड दूसरे कैदियों के लिए मंगा के देता था। इसीलिए एंडी ने रेड से वो हथौड़ी मांगी। जब एंडी और रेड आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी रेड एंडी को बोलता है दूर में वो कुछ लड़के देख रहे हो, उनकी तुम्हारे ऊपर गंदी नज़र है। तभी एंडी बोलता है कि अगर मैं उन्हें ये बता दूं कि मैं गे नहीं हूं तो क्या तब भी वो गंदी नज़र रखेंगे। तब रेड बोलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम उनसे क्या मांगो, लेकिन वो गंदी नज़र तुम पे रख रहे हैं। उनका नाम सिस्टर गैंग है। सिस्टर गैंग के अंदर में कुछ लड़के आते हैं जो नए कैदियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उनके साथ गंदी हरकतें करते हैं। अब उनका नया शिकार एंडी था। कुछ दिनों बाद वो हथौड़ी आ जाती है। जब रेड उस हथौड़ी को देखता है तो हंस पड़ता है। उसे समझ में आ जाता है कि इससे तो वो किसी का कत्ल करने से रहा और इससे दीवार में सुरंग बनाने के लिए कम से कम 600 साल चाहिए, इसीलिए ये हथौड़ी वो एंडी को दे सकता है, उससे कोई भी खतरा नहीं है। वहीं पे जेल का एक कैदी जो लाइब्रेरियन का काम करता था वो सबको बुक्स देने का काम करता है और उसी बुक्स के थ्रू एंडी तक वो हथौड़ी पहुंचा दी जाती है एक बाइबल के द्वारा। इसका मतलब एंडी को एक बाइबल भी मिलती है और एक हथौड़ी भी मिल जाती है। अब एंडी को रहते हुए यहाँ काफ़ी टाइम हो जाता है। बीच बीच में सिस्टर गैंग के लोग उस पर हमला कर देते हैं और एंडी के साथ शारीरिक शोषण करते हैं। एंडी के शरीर में काफ़ी बार चोटें देखी जाती हैं, लेकिन एंडी कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करता, बस उनसे वो लड़ता है, बचता है, कभी बच के निकल जाता है लेकिन कभी उनके चपेट में आ जाता है। इधर जो हथौड़ी रेड ने उसको दी थी उसको वो अपने पास रखता है और एंडी उस हथौड़ी से पत्थर तराशने लगता है, चेस बोर्ड का पत्थर बनाता है और रेड से कहता है कि जिस दिन सारे पत्थर बन जाएंगे उस दिन मैं और तुम इस पे चेस खेलेंगे। एक दिन की बात है जब एंडी अपने कुछ दोस्तों के साथ, रेड और बाकी दोस्तों के साथ जेल की ही छत की मरम्मत कर रहा था, तभी वहाँ का जो एक इम्पॉर्टेंट आदमी होता है जेलर, वो ये बोलता है कि मेरे भाई ने मरने से पहले मुझे $30,000 देकर गया है, लेकिन अब मैंने अगर वो $30,000 मेरे नाम पे करवा लिए तो मुझे सरकार को टैक्स देनी पड़ेगी और उसके बाद जो थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे उससे बच्चों को छुट्टियां मनाने जाना है और इधर उधर के खर्चे में सारा पैसा निकल जाएगा, पता नहीं मैं ये टैक्स कैसे बचाऊं। एंडी ये सारी बातें सुन रहा होता है। तभी एंडी उस जेलर से पूछ लेता है कि क्या आप अपनी बीवी पे भरोसा करते हैं। तो उस जेलर को गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को पकड़कर छत के नीचे फेंकने की कोशिश करता है। तभी एंडी बोलता है कि क्या आप अपनी बीवी पे इतना
भरोसा करते हैं कि आप उनके नाम पर कुछ भी रख सको। तब उस जेलर को और गुस्सा आ जाता है। तब एंडी बोल पड़ता है कि तो मैं आपके पैसे बचा सकता हूँ और एक भी रुपया टैक्स में नहीं देना पड़ेगा। हमारी सरकार ने एक नियम बना के रखा है कि आप पूरी ज़िंदगी भर में अपनी वाइफ के नाम पे $60,000 तक रख सकते हैं विदाउट किसी टैक्स के, और शायद ये रूल आपको नहीं मालूम। तो पुलिस वाला कहता है कि ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा हमें कुछ नहीं मालूम। तो एंडी बोलता है मैं बहुत बड़े बैंक का बैंकर था, मुझे ये सारे रूल्स पता है, शायद आपको भी पता होने चाहिए थे लेकिन आपको नहीं पता। तो पुलिस वाला कहता है कि क्या सच में मेरे पैसे बच सकते हैं? एंडी बोलता है हाँ। फिर वो पुलिस वाला कुछ सोचता ही है, तभी एंडी बोलता है बाहर लॉयर से अगर आप ये काम करवाएंगे तो वो काफ़ी पैसे ले लेगा, मैं आपका ये काम फ्री में कर सकता हूँ, बस मेरी एक शर्त है, आप मेरे यहाँ जितने भी दोस्त काम कर रहे हैं उन सबको 3-3 बियर पिला दीजिए। अगले ही पल पुलिस वाला कुछ सोचता है और हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन सारे वर्कर्स बैठकर बियर पी रहे हैं, बस एंडी नहीं पी रहा है और रेड उसको देख रहा है क्योंकि एंडी मुस्कुरा रहा था। वो पुलिस वाला पहला ऐसा पुलिस वाला जेल का था जिसने कैदियों को बियर पिलाया था। इसका मतलब उसने एंडी से अपना काम करा लिया। अब एक दिन की बात है जहाँ सारे कैदियों को मूवी दिखाई जाती है। सारे कैदी बड़े शौक से मूवी देख रहे होते हैं। तभी उस मूवी में एक हीरोइन आती है। एंडी भी तब तक वहाँ आ जाता है और एंडी रेड को बोलता है क्या मुझे इस हीरोइन की एक बड़ी सी तस्वीर मिल सकती है, मुझे ये बहुत पसंद है। रेड कहता है ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, और रेड को हंसी आ जाती है। एंडी जब उस हॉल से बाहर आता है तो सिस्टर गैंग उस पर हमला बोल देता है। एंडी किसी तरीके से खुद को बचाता है, उनमें हमला बोल देता है, लेकिन तब भी सिस्टर गैंग एंडी पे हमला बोल के एंडी को बहुत चोट पहुँचाती है। एंडी इतना ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है कि उसे 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ता है। 1 महीने तक उसका रूम खाली रहता है। और जो जेलर जिसकी मदद एंडी ने की थी उसको जब ये पता चलता है तो वो सिस्टर गैंग के उस आदमी को इतना मारता है कि उसके बाद उस दिन के बाद से सिस्टर गैंग का वो जो हेड था वो कभी भी चल नहीं पाया। जब तक ज़िंदा रहा वो सिर्फ लिक्विड ही खाता है, उसको सॉलिड खाने तक की भी उसकी हालत ऐसी नहीं थी, और वो वहाँ से चला जाता है। सारे कैदी बहुत खुश होते हैं और वो ये सोचते हैं कि जब एंडी वापस आएगा तो उसको बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत करेंगे। उसको पत्थरों तराशने का शौक था तो सब लोग उसके लिए पत्थर ढूंढने लगते हैं ताकि जब एंडी वापस आए तो वो अच्छे से पत्थर को तराश सके। और तब तक रेड उसके लिए वो बड़ा सा पोस्टर भी मंगवा देता है। एंडी जब आता है अपने कमरे में वापस तो वो बड़ा सा पोस्टर देखता है जो कि रेड ने उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ था, और उसको बहुत सारे पत्थर भी मिलते हैं ताकि वो आराम से तराश सके उन पत्थरों को। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंडी के रूम के अंदर जेल का वार्डन मिलने आता है। जेल का वार्डन जनरली कभी किसी के रूम में नहीं जाता, लेकिन एंडी के कमरे में वो आता है और एंडी के पूरे कमरे की तलाशी लेता है। बेसिकली तलाशी सिर्फ एक बहाना था, वो सिर्फ एंडी को परखने आया था। वो सिर्फ इसलिए परखने आया था क्योंकि वो जो जेलर था जिसके $30,000 एंडी ने बचाए थे उसने उसकी तारीफ़, एंडी की तारीफ़ जेलर से की थी। इसी वजह से वो वार्डन सिर्फ उसको परखने के लिए आया था। और जब वो पूरा कमरा देखता है तो उसमें काफ़ी एक्टर्स की तस्वीरें होती हैं और एक बड़ी सी पोस्टर होती है। वो समझ जाता है कि ये एंडी की फेवरेट हीरोइन है, तो वो ये कहता है कि ये सब इस यहाँ अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, इसलिए तुम इसे यहाँ चिपका सकते हो। लेकिन सबसे अजीब बात ये होती है कि एंडी के पूरे जेल के कमरे में उसे वो हथौड़ी नहीं मिलती है जो उसने रेड से ली हुई थी। तभी एंडी के हाथ में वो बाइबल देखकर वार्डन ले लेता है और फिर बोलता है कि अच्छा लगा कि कोई तो यहाँ इस बाइबल को पढ़ता है, और फिर वो जाने लगता है जेल का कमरा बंद करके। बाइबल उसके हाथों में रह जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और एंडी को वो बाइबल देता है और कहता है मुक्ति का रास्ता इसी में है, और वो एंडी को ये दे देता है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंडी उस वार्डन के कमरे में गया हुआ है। वार्डन उससे कोई काम कराना चाहता है। सबसे पहले तो वार्डन एंडी को असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है और उसे ब्रूक्स के पास भेज देता है जो कि लाइब्रेरी में काफ़ी सालों से 30-40 सालों से काम कर रहा है। ब्रूक्स को भी हैरानी होती है कि पहली बार उसे कोई असिस्टेंट दिया गया है। एंडी वहाँ जाकर सारी किताबें देखता है और सोचता है कि काश इस लाइब्रेरी को वो और अच्छा बना सकता। धीरे धीरे वहाँ के पुलिस वाले जितने भी छोटे मोटे कर्मचारी थे सब एंडी के पास आने लगते हैं ITR भरवाने के लिए। एंडी सबका IT रिटर्न्स भरता है, सबको फाइनेंशियल जो सजेशंस देता है, किस तरीके से पैसे बचाने से बाद में उसको और पैसे मिल सकते हैं, उनकी बच्चों की पढ़ाई, सब सजेशंस फ्री में एंडी सबके लिए करता है। एंडी धीरे धीरे बिजी हो जाता है। फिर एंडी को एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। एंडी
अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को अपना असिस्टेंट बना लेता है। लेकिन एक दिन की बात है जब ब्रूक्स अचानक से एक आदमी के गले में चाकू रख देता है, उसको मारने की कोशिश करता है। सब लोग ब्रूक्स को शांत करते हैं, स्पेशली एंडी। और फिर ब्रूक्स रोने लगता है, कहता है कि इन लोगों ने मुझे बोला मुझे इस जेल से जाना पड़ेगा, मैं पिछले 50 साल से इस जेल में हूँ, बाहर की दुनिया में मैं नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी ये मुझे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग समझाते हैं कि ब्रूक्स को तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी सज़ा ख़त्म हो गई है। जब ब्रूक्स बाहर जाता है वो थोड़े दिनों तक तो सही रहता है, लेकिन वो अपने आप को उस बाहरी दुनिया में एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि जब वो जेल के अंदर गया था तब दुनिया अलग थी और इन 50 सालों में दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत तेज़ भागने लगी है। ब्रूक्स को कुछ भी समझ में नहीं आता और ब्रूक्स को जो कमरा दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से वो उसी में सुसाइड कर लेता है। ब्रूक्स की कहानी ख़त्म हो जाती है। अब एंडी वहाँ का मेन लाइब्रेरियन बन जाता है और वो सरकार को हर हफ्ते एक चिट्ठी लिखने लगता है ताकि कुछ फंड्स जेल वालों को दिए जाए ताकि लाइब्रेरी सुधारी जा सके। और वो उन कुछ किताबों को भी सस्ते में ख़रीदने की बात करता है जो मार्केट में बिकना बंद हो चुकी हैं। अब एंडी के इतने खत जाते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को भी लास्ट में हार मानकर उसकी ये बात माननी पड़ती है। कुछ फंड्स इशू हो जाते हैं लाइब्रेरी के लिए, जिससे एंडी वो लाइब्रेरी अच्छी बना लेता है। बाकी जो जेल में जितने भी जो कैदी लोग थे वो काफ़ी खुश होते हैं, उनको अलग अलग तरीके की बुक्स मिल जाती हैं पढ़ने के लिए और काफ़ी कुछ रिक्रिएशन का भी सामान मिलता है। दूसरी तरफ जो जेल का वार्डन होता है वो एक प्रोग्राम शुरू करता है इन एंड आउट बोल के, जहाँ वो जेल के कैदियों को बहुत ही सस्ते दामों पर लेबर का काम दिलवाता है और वहाँ से वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है गवर्नमेंट से। और इस तरीके से जेल का वार्डन बहुत सारा ब्लैक मनी कमाने लगता है। उसके पास इतना पैसा आने लगता है काला धन कि जो वार्डन है वो उसे संभाल के रख ही नहीं पाता। अब वो पूरा ये ब्लैक मनी जो है वो एंडी को बोलता है कि इसको वाइट में कन्वर्ट करो। अब एंडी अपना दिमाग लगाता है और उसको पूरा वो वाइट में कन्वर्ट करने के काम में आ जाता है। इसका मतलब जो वार्डन था उसको एक फ्री में काम करने वाला मिल जाता है और धीरे धीरे वार्डन अमीर होता चला जाता है। अब एक दिन वो एंडी रेड को बताता है कि मैंने एक ऐसा आदमी खड़ा किया है रैंडल स्टीवंस नाम का, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वार्डन का सारा पैसा उसी के अकाउंट में रखा जाता है। उस आदमी का पासपोर्ट भी है, उस आदमी का आईडी कार्ड भी है, उस आदमी के सिग्नेचर्स भी है, बर्थ सर्टिफिकेट भी है। ये सब कुछ मैंने किया है अपने दिमाग से। तो जो रेड है वो ये कहता है तुम्हारी दिमाग की तारीफ़ करनी पड़ेगी, तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। वो ये कहता है कि आखिर वार्डन का ब्लैक मनी मुझे वाइट में कन्वर्ट करना था, इसीलिए मैंने ये काम किया। और वार्डन को ये बात पता है, वार्डन कभी भी फंसना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने ये काम किया है। अगर पुलिस कभी नज़र में आ भी जाता है पुलिस के, तो पुलिस एक ऐसे आदमी को बाहर ढूंढेगी जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसको मैंने पैदा किया है। ये सुनकर वो जो रेड है वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तभी कुछ दिनों बाद उस जेल में कुछ नए कैदी और आते हैं। उसमें से एक कैदी होता है जिसका नाम होता है टॉमी। टॉमी की एक ही प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत बार अलग अलग जेल में गया रहता है और अलग अलग लोगों से मिलता रहता है। वो हर बार चोरी करता है और हर बार पकड़ा जाता है, और इस बार वो इस जेल में आता है। वहाँ वो सबसे दोस्ती कर लेता है, स्पेशली रेड से और एंडी से। वो एंडी के पास कहता है कि मैं 12th और अपना डिप्लोमा कर लेना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी बीवी बच्ची का पेट भर सकूँ, मैं चोरी बंद कर दूंगा। ये सलाह उसको एंडी ही देता है कि तुम चोरी बंद कर दो, क्योंकि तुम अगर बार बार जेल जाते हो तो तुम चोरी करने में माहिर नहीं हो। तो वो भी समझ जाता है, वो सोचता है कि मैं अब चोरी करना छोड़ दूंगा। एक दिन बातों ही बातों में वो रेड से एंडी के बारे में पूछता है कि ये इतना इंटेलिजेंट आदमी है, ये यहाँ जेल में क्या कर रहा है। तब रेड बताता है कि ये बहुत बड़े बैंक का बैंकर था, इसके ऊपर अपनी पत्नी और लवर के खून करने का इल्ज़ाम लगा है। तब जो टॉमी है वो चुप हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो रेड है और एंडी है वो टॉमी के सामने बैठे रहते हैं और टॉमी एक कहानी सुनाता है कि एक बार मैं किसी जेल में था, वहाँ एक चोर आया था। वो चोर बहुत खून भी करता था और चोरी भी करता था। वो हंस रहा था, वो बोल रहा था कि एक बार मैंने एक बैंकर की बीवी और उसके लवर को एक साथ गोली मार दी और उस बैंकर को फंसा दिया। तो इस सुनकर ये तो क्लियर हो जाता है कि एंडी ने कभी खून अपनी वाइफ का किया ही नहीं था, वो यही था। और जब एंडी दौड़ कर जाकर वार्डन को ये बात बताता है तो वार्डन यकीन नहीं करता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वार्डन टॉमी को अलग से बुलाता है और वहाँ पे वो पूछता है। तब टॉमी भी यही कहानी, सेम कहानी वार्डन को सुना देता है। लेकिन वार्डन एंडी को कभी भी खोना नहीं चाहेगा, क्योंकि वही एक लौता इंसान था जो वार्डन का ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट करता था। इसीलिए वो टॉमी को वहाँ मरवा देता है और ये बोलता है कि एक कैदी जो है भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने उसको मार दिया।
इसका मतलब यहाँ पे यही होता है कि वार्डन ने आखिरी वो रास्ता भी बंद कर दिया टॉमी को मारकर, जिससे एंडी बेकसूर होकर छूट सकता था। एंडी को जब सब कुछ पता चलता है तो वो बहुत अपसेट हो जाता है और वो वार्डन से कहता है कि वो उसका काम अब कभी नहीं करेगा। तब वार्डन उसको काल कोठरी में बंद करा देता है, जहाँ सिर्फ अंधेरा होता है और जहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं होती है। एंडी को सिर्फ लेटे रहना पड़ता है और वो 1 महीने के लिए उसे वहाँ बंद करा देता है। 1 महीने बाद जब वार्डन उससे मिलने जाता है तब एंडी कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारा काम नहीं करूँगा। वार्डन उसको 1 महीने और बंद कर देता है और वार्डन उसको ये भी धमकी देता है कि तुम्हारी बनाई हुई लाइब्रेरी, तुमने जो भी रिक्रिएशन का सामान वहाँ इकट्ठा किया है, जिससे तुम कैदियों को आराम देते हो, कैदियों को तुम थोड़ा सा खुशी देते हो, वो सब जलाकर मैं राख कर दूंगा और उनमें मैं अपने कबाब सीखूंगा। और वो भी बहुत कुछ सारे फंड्स रुकवा देने की बात करता है जो भी एंडी ने गवर्नमेंट से लिए थे कैदियों के नाम पे, कि वो अलग अलग बुक्स और अलग अलग चीज़ें मंगवाएगा। ये सब कुछ वार्डन धमकी देता है कि मैं बंद करवा दूंगा और उसके बाद वो काल कोठरी में उसे बंद कर चला जाता है। इसका मतलब एंडी के पास अब कोई रास्ता नहीं है उसका काम करने के अलावा। इसी पूरे सीन के बीच बीच में हमें ये भी दिखाया जाता है कि एक बार करके रेड जो है उसकी सज़ा माफ़ करवाने के लिए जाता है और वो कहता है कि मैं इस जेल से बाहर रहने के लायक हूँ, मुझे मेरी गलती का पछतावा है। रेड जिस जुर्म के लिए आया था उसके लिए बोलता है, लेकिन हर बार रेड का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। एक दिन जब काल कोठरी से बाहर आता है इतनी लंबा सज़ा काटने के बाद, एंडी और रेड बैठे होते हैं और एंडी रेड से पूछता है क्या तुमने कभी बाहर जाने का सोचा है? तो रेड कहता है कि नहीं, शायद मैं कभी नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैं हर बार यहाँ से रिजेक्ट हो जाता हूँ। और फिर वो कहता है, एंडी कहता है मैं जब बाहर जाऊँगा पैसिफिक ओशन के पास जाकर एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ एक होटल बनाऊंगा और वहाँ मैं टूरिस्ट को रखूँगा और वहाँ एक छोटी सी सेकंड हैंड नाव खरीदूंगा, उस नाव को रिपेयर करूँगा और अपने जितने भी होटल में रुकने वाले मेरे लोग होंगे उनको लेकर मैं मछली पकड़ने जाऊँगा। लेकिन वहाँ मुझे एक मेरे सबसे अच्छे दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी जो मेरा काम में हाथ बटा सके, क्या वो तुम बनोगे? तो रेड एकदम से चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं कहता है। और फिर वो जब एंडी वहाँ से जाने लगता है तो रेड कहता है उम्मीद मत करो, उम्मीद इंसान का दिमाग ख़राब कर देती है, वो उसे पागल कर देती है, इसलिए बिल्कुल भी उम्मीद मत पालो अपने अंदर। तो एंडी कहता है उम्मीद ही हमें ज़िंदा रखती है, उम्मीद से ही हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद ही है जो हमें सांस लेने में मदद करती है, उम्मीद ही है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, इसलिए उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद एंडी रेड से पूछता है कि जब तुम इस जेल से बाहर जाओगे क्या तुम मेरा एक काम करोगे? रेड कहता है वादा करता हूँ, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। तब एंडी रेड से कहता है कि तुम बोस्टन नाम की एक जगह पे जाना, वहाँ एक बहुत सारे तुम्हें लैंड मिलेंगे, उसमें से एक लैंड में तुम्हें ओक का एक ट्री मिलेगा, उस ओक का जो पेड़ होगा उसके चारों तरफ तुम्हें पत्थर की दीवार मिलेगी। उस पत्थर की दीवार को ध्यान से देखना, वहाँ तुम्हें एक काले रंग का पत्थर मिलेगा जैसे समंदरी कांच, उस काले रंग के पत्थर को हटाकर देखना, तुम्हें एक वहाँ पे जो सामान मिलेगा उसे तुम अच्छे से अपने पास रख लेना। रेड पूछता है वहाँ तुमने क्या रखा है? तो जो एंडी है वो कोई जवाब नहीं देता, उस बस इतना बोलता है उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ना। एंडी वहाँ से चला जाता है। पता नहीं क्यों उस दिन रेड को लगता है कि शायद एंडी आज खुदकुशी कर लेगा या फिर शायद एंडी का आज आखिरी दिन है, क्योंकि वो बिल्कुल एंडी को टूटा हुआ देखता है। वो जब शाम को डिनर करता है वो तब भी अपने दोस्तों को बोलता है रेड कि आज एंडी कुछ गलत कदम ना उठा ले, मुझे वो बिल्कुल टूटा हुआ लग रहा था। तभी वहाँ पे एक कैदी बोलता है आज वो मुझसे एक 6 मीटर लंबी एक रस्सी भी लिया था उसने मुझसे। सब लोग सोचते हैं कि आज एंडी कोई गलत कदम ना उठा ले। रेड को उसकी बहुत चिंता होती है। उस शाम एंडी फिर पहुंचता है वार्डन के पास और उसका काम कर देता है पूरा, और उसके बाद उसको उस रात के लिए रोज़ की तरह जैसे वो पहले भी देता था 3 चेक्स देता है और उसका वो सारे खाता बही खाता जो भी है वो सब एक सीक्रेट लॉकर में रख देता है। वार्डन ही उसका लॉक खोलता है और उसके बाद वार्डन जाते जाते हमेशा की तरह एंडी को इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम मेरे कपड़े इस्त्री करवा देना और मेरे जूते चमका देना, और अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, तुम्हारी यहाँ पे ज़रूरत थी। वार्डन ये बोलकर चला जाता है। एंडी सिर्फ जी में जवाब देता है। थोड़ी देर बाद एंडी वापस आता है। रेड उसको देखता है अच्छे से, लेकिन रेड को कुछ ऐसा समझ में नहीं आता एंडी में। बस वो देखता है कि एंडी बहुत घबराया हुआ सा और बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। एंडी चुपचाप आकर अपने सेल पे बैठ जाता है। रेड के लिए वो रात बहुत भारी रात होती है क्योंकि वो पूरी रात एंडी के बारे में सोचता है और वो बस यही सोचता है कि जो एंडी है वो कोई गलत कदम ना उठा ले। अगले दिन सुबह जब सायरन बजता है और सबको बाहर बुलाया जाता है हाजिरी के लिए, तो सिर्फ एंडी के सेल से कोई बाहर नहीं आता है। रेड देखता है कि एंडी का सेल अभी तक खुल तो गया है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है, खुलता वो ऑटोमेटिकली है इसलिए खुल जाता है। तो सब लोग जब चिल्लाने लगते हैं कि एंडी के रूम से कोई बाहर नहीं आया, आ जाओ नहीं तो मार पड़ेगी,
फिर जब पुलिस वाले आके देखते हैं तो एंडी का जो सेल होता है वो खाली होता है। इधर जो वार्डन है वो जब सुबह आकर अपना शू बॉक्स खोलता है और उसमें से जो पॉलिश किए हुए शूज़ पहनने जाता है तो उसमें उसके गंदे कोई जूते रखे होते हैं जो उसके नहीं होते हैं। यहाँ वार्डन को कुछ समझ में नहीं आता। वार्डन के पास फ़ोन जाता है कि एंडी का सेल खाली है। तभी वो वहाँ पे जाता है और देखता है कि पूरा सेल खाली है। वो पूछता है सेल कैसे खाली है, क्या इंसान गायब हो जाता है? तो जो बाकी जेलर वहाँ पे थे वो बोलते हैं कि पता नहीं, लेकिन सेल तो खाली था, हमें कोई भी यहाँ नहीं मिला। वो गुस्सा हो जाता है और फिर रेड को बुलाया जाता है क्योंकि सब जानते थे कि रेड एंडी का दोस्त है। रेड को भी कुछ नहीं पता रहता। रेड भी ताज्जुब रहता है कि आखिर कहाँ गायब हो गया, जो एंडी है वो कहाँ गायब हो गया। तो वहाँ उसके कुछ तराशे हुए पत्थर रहते हैं दीवार पर, जो कि वार्डन जो है वो पूरे सबको वो पत्थर उठा उठा के मारता है। तभी एक पत्थर जो उस बड़े से पोस्टर पे लगता है और वो वापस नहीं आता है दीवार पे लगकर। वो पोस्टर के अंदर से घुसकर काफ़ी दूर निकल जाता है। आवाज़ आती है जैसे किसी टीने पे लगा हो। वार्डन जल्दी से उस पोस्टर को हटाता है और वो ये देखता है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा छेद है। इसका मतलब एंडी ने उस दीवार से एक सुरंग बना ली थी और फिर उस सुरंग से एक पाइप जाती है जहाँ से सारे कैदियों का मलमूत्र निकलता था। उसमें उसने छेद करके, जो कि 5 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा था, उस फुटबॉल ग्राउंड के जैसे पाइप को उसने पार करके एक नाले से होता हुआ एंडी बाहर भाग चुका था। और ये सुरंग खोदने में उसने 20 साल लगा दिए थे या फिर उससे भी थोड़ा कम। तभी रेड को सारी बात समझ में आ जाती है क्योंकि जब तलाशी शुरू होती है एंडी की तो एंडी के जेल के कपड़े, पुराने कुछ कपड़े और वो सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, और वो हथौड़ी में मिलती है जो कि पूरी तरीके से घिस गई रहती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो एंडी है उसने वार्डन के जूते ले लिए थे और वार्डन के कपड़े भी उसने अपने जेल के कपड़े के नीचे पहन लिए थे, जो कि उसने एक पन्नी में बांध कर, जब वो सुरंग पार कर रहा था, पन्नी में बांध कर उसने रख लिए थे। अगले दिन सुबह जब एंडी की तलाश शुरू होती है, उधर एक आदमी एक बैंक में पहुँचता है। वही आदमी जिसको एंडी ने खुद अपने इमेजिनेशन से क्रिएट किया था और जहाँ वार्डन का सारा ब्लैक मनी रखा हुआ होता था, उसने वो सारे पैसे निकाले, अपना खाता बैंक में बंद किया और वहाँ उसने प्रेस को एक लिफाफा पहुँचा दिया जहाँ वार्डन के सारे काले कारनामे लिखे थे। उसने कब किसका खून किया है वो भी लिखा हुआ था और वो अगले दिन न्यूज़पेपर में छप जाता है। इधर एंडी वो सारे पैसे लेकर भाग जाता है। सारे पैसे कुल मिलाकर $2.95 मिलियन होता है। इसका मतलब एंडी सिर्फ आज़ाद ही नहीं बल्कि अमीर भी हो चुका रहता है और वो वही आदमी जो एंडी ने खुद क्रिएट किया था। एंडी के सारे सिग्नेचर्स मैच करते हैं। एंडी उस दिन सारे बड़े बड़े बैंक्स में घूमता रहा जहाँ जहाँ उसने अकाउंट खोले थे उस आदमी के नाम पर, सारे अकाउंट्स वो बंद करता रहा। बहुत सारे पैसे लेकर अब एंडी निकल पड़ता है। इधर कुछ दिनों बाद रेड के पास एक खाली पोस्ट कार्ड आता है, उसमें एक स्टैम्प होता है। जब रेड मैप में वो स्टैम्प देखता है तो वो दुनिया का एक छोटे से आइलैंड के कोने का होता है। रेड को हंसी आ जाती है। वो ये सोचता है कि सच में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और उसके बाद वो मनी मन इमेजिन करता है कि किस तरीके से एंडी एक खुली छत के कार में बैठकर अपने सपने की तरफ उड़ान भर रहा है और रेड को हंसी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब प्रेस में जब खबर छप जाती है वार्डन के लिए तो वार्डन को पुलिस पकड़ने के लिए आती है और वार्डन खुदकुशी कर चुका रहता है। वार्डन के लॉकर में जब एंडी ने आखिरी रात में वार्डन का सामान रखा था जिसमें वो काले धन का पूरा हिसाब रखता था, वो उसने अपने पास रख लिया था और अपनी बाइबल उसने वार्डन के लॉकर में रख दी थी। जब वार्डन वो मरने के पहले वो अपना खाता समझकर बाइबल खोलता है तो देखता है हथौड़ी उसी के अंदर रखी हुई थी। हथौड़ी जैसा निशान बना हुआ था, हथौड़ी नहीं थी। वार्डन समझ जाता है कि जब पहली बार बाइबल उसके हाथ में आई थी उसको खोल के देखनी चाहिए थी, तभी शायद हथौड़ी उसको मिल जाती, लेकिन उसके बाद वार्डन खुदकुशी कर लेता है। इधर एंडी चला जाता है। इस बार जब फाइनली रेड के नाम पे हियरिंग आती है कि क्या वो अपने आप को बाहर की दुनिया में देख पा रहा है, तो रेड कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग मुझे बाहर भेजो या ना भेजो, मुझे अब मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि अब मैं यहाँ रहूँ या बाहर रहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, मुझे पछतावा है जो जुर्म मैंने किया है उसके लिए। रेड को भी इस बार आज़ाद कर दिया जाता है। रेड बाहर की दुनिया में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता है बिल्कुल। गवर्नमेंट की तरफ से उसे जो नौकरी दी गई रहती है वो किसी तरीके से उस नौकरी को करता है, लेकिन उसको भी वही कमरा दिया जाता है जो ब्रूक्स को दिया था। वो रोज़ खुदकुशी का सोचता है, लेकिन फिर उसे वो वादा रोक लेता है जो उसने एंडी से किया था। इसलिए वो निकल जाता है बस्टन की तरफ। वहाँ जाकर वो उस ओक के पेड़ को ढूंढ निकालता है और पत्थर की दीवार को भी। वहाँ वो काला पत्थर भी निकालता है। उस काले पत्थर के नीचे एक डब्बा था। उस डब्बे को खोलकर एक चिट्ठी और कुछ पैसे मिलते हैं। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि रेड, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो उसका मतलब तुम आज़ाद हो।
तुम्हें वो जगह याद है ना जो मैंने तुमको बोली थी, उस जगह पे तुम बस आ जाओ। मुझे एक हमेशा ऐसे काम के बंदी की, एक ऐसे जिनी की ज़रूरत है जो कुछ भी कहीं से भी मंगवा सकता हो। याद है ना वो छोटे से नाव की कहानी जो मैं बनाने वाला था, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आ जाओ। इसके बाद जो रेड है वो काफ़ी खुश हो जाता है, उसके अंदर एक फिर से उम्मीद जग जाती है। वो कहता है कि हाँ, उम्मीद है तो ज़िंदगी है, उम्मीद है तो उड़ान भर सकता हूँ मैं। वो बस पकड़ता है और निकल जाता है एंडी के पास। फाइनली सीन में यही दिखाया जाता है कि रेड एंडी के पास आता है और एंडी उसे ज़ोर से गले लगा देता है और ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।